Hey everybody, welcome again on my channel. We are continue our chapter that is breathing and exchange of gases. तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज़ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़. आई होप यू ऑल गाइस लव दैट एंड शो सम रिस्पॉन्स सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है यू गाइस लव दैट और नॉट, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं क्योंकि हमें आगे पे भी बहुत कुछ पढ़ना है. और मैं आपको पहले बता दूंगी इस चैप्टर के बाद जो है, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम इसकी पूरी PYQs करेंगे जो जो जिस जिस टॉपिक में से सबसे ज़्यादा आए हैं. उसके बाद हम करेंगे इसकी NCERT हाइलाइट्स. NCERT में कौन सी ऐसी लाइंस हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यही इसी यूट्यूब चैनल पे मैं आपको करवाऊँगी. एंड शेयर दिस वीडियोस मोर देन यू कैन. एंड जल्दी जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे जूलॉजी के चैप्टर्स पढ़े हैं. देन हमें 12th की NCERT भी करनी है. तो लेट्स स्टार्ट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो टू एवरीवन एंड स्टार्ट इट. सो आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़. यू नो फर्स्ट ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक मैं भी अपने टाइम पे बहुत कंफ्यूज होती थी इसमें. हमेशा बोल जाती थी व्हाट इज़ टीवी, व्हाट इज़ IRV, व्हाट इज़ दैट दैट दैट. तो इसको हमने एकदम टिप्स पे करना है. अब जो भी मुझे आता है तो अब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है. तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स. वॉल्यूम एक अलग चीज़ है एंड कैपेसिटी एक अलग चीज़ है. यू वेरी वेल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वॉल्यूम. वॉल्यूम इज़ अ लाइक किसी क्यूब में या कोई स्पेस मान लो, दैट इज़ अ वॉल्यूम. एंड कैपेसिटी होती है कि कितनी कैपेसिटी है, मतलब वॉल्यूम हमारे लंग्स का टोटल वॉल्यूम, कि वो कितनी एयर जो है वो कितने वॉल्यूम में आती है. एंड कैपेसिटीज़ की आपकी लंग्स की कितनी कैपेसिटी है कि आप जो नॉर्मल एयर अपने अंदर लेके जा रहे हो उसके बाद भी एक्स्ट्रा कितनी एयर आप अंदर लेके जा सकते हो, वो आपकी लंग्स की कितनी कैपेसिटी है. लाइक यू नॉर्मल ब्रीथिंग करते हो, लाइक नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, बट उसके बाद भी आप एक्स्ट्रा एयर अंदर लेके जाते हो. सम कंडीशंस लाइक आप अगर रनिंग करते हो तो रनिंग के टाइम आप कितनी वो एकदम से लेके जाते हो ताकि आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिल सके उस टाइम पे, ठीक है. तो वो एक्स्ट्रा एयर कितनी अंदर लेके जा रहे हो, दैट इज़ आपके लंग की जो की कैपेसिटी है. तो यहीं से हम अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं क्योंकि ये टॉपिक सच में बता दूँ तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से, इस टॉपिक पे से. तो मैंने लिखा भी हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको अच्छे से याद करना है एंड आई कैन हेल्प इन दिस. सबसे पहले आता है आपका टाइडल वॉल्यूम दैट ऑल्सो नोन एज टीवी. मोस्टली आपको जो एग्ज़ाम में लिखा होता है, जो एग्ज़ाम में आपके MCQ आते हैं, MCQ में आपको टाइडल वॉल्यूम पूरा नहीं लिखा होता, टीवी लिखा होता है. तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि टीवी क्या है, टाइडल वॉल्यूम है. तो इसमें क्या है, टीवी बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि इट्स नॉट TB, इट्स टीवी. ओके. सो टीवी बहुत नॉर्मल सी चीज़ है जहाँ पे आपको क्या है कि टोटल आप नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहे हो या फिर आप एक्सपिरेशन कर रहे हो नॉर्मल. आपको यहाँ पे कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं है, आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो. जैसे आप कोई काम कर रहे हो बैठे बैठे तो आप नॉर्मली इंस्पायर कर रहे हो एंड एक्सपायर कर रहे हो. तो ये आपकी टोटल कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एंड नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पे नॉर्मली आप कितनी एक्सपायर कर रहे हो एंड इंस्पायर कर रहे हो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर. तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली जो हमारे लंग की कैपेसिटी है दैट इज़ 500 ml. सॉरी, कैपेसिटी नहीं, कितनी टोटल आप एयर उस टाइम अंदर लेके जाते हो, 500 ml. ये आपको वैल्यूज़ याद रखनी है. वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज़ ही पूछी जाती हैं एंड वैल्यूज़ में ही गड़बड़ हो जाती है, ठीक है. अप्रॉक्स कितनी है आपकी, 500 ml. देन ये आपका 500 ml नॉर्मल है, अप्रॉक्सली है. बट अगर हम बात करें कि एक तो हेल्दी मैन है
जो बिल्कुल नॉर्मल है, उसे कोई डिजीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, वो कितनी इंस्पायर एंड एक्सपायर कर सकता है, जो रेंज में आती है दैट इज़ योर 6000 से लेके 8000 ml पर मिनट। एक मिनट में वो कितनी ml अंदर एंड बाहर लेके जाता है, दैट इज़ योर एक हेल्दी मैन के अंदर अगर हम देखें तो, ठीक है। इंस्पायर कितनी कर रहा है एंड एक्सपायर कितनी कर रहा है, एक मिनट के अंदर। रिमेंबर दैट इट्स अ 1 मिनट, नॉट 1 सेकेंड, नॉट 1 आवर, इट्स 1 मिनट, ओके। इट्स 6000 से लेके 8000 ml। सो पहला आपने याद रखने, देखो ऐसे याद रख सकते हो, 5 आपका पहला आ रहा था ये वाला, देन आपकी रेंजेस में आ रहा है वो क्या है 6, 5 से 6 आ जाओ, 7 को हमने ऐसे स्किप कर दिया, ठीक है, 7 स्किप एंड इट्स 8। तो ऐसे आप नॉर्मली याद रख सकते हो, जस्ट कि मैं आपको याद करवा सकूँ, इसीलिए मैं ये बता रही हूँ कि काउंटिंग जैसे हम करते हैं नॉर्मली 1 2 3 4, तो वहाँ से आप याद रखना कि पहला आपने 5 याद रखना है टाइडल वॉल्यूम में, 5 इज़ योर अप्रॉक्सीमेटली, एंड उसके बाद आप याद रखोगे 6, स्किप कर देना 7 को, एंड योर 8, राइट। इट्स 500, इट्स 6000 एंड इट्स 8000 ml पर मिनट, ठीक है। ये आपने ऐसे इसको याद रखना है। देन हमारी आती है इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। अब देखो नॉर्मली हम इंस्पायर कर रहे हैं, यू कैन इंस्पायर, ठीक है। नॉर्मली आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम क्या है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर फोर्सिबल इंस्पिरेशन। जब आप ये आपको देखो नॉर्मल हमारी कवर हो गई, अब हमने नॉर्मली पढ़नी, अब हम देख रहे हैं कि अगर हम फोर्सिबली अपने अंदर एक्स्ट्रा एयर अंदर लेके जाएं तो हमारी लंग जो है 500 तो लेके जा ही रहा था, दैट यू हैव 6000 टू 8000 तो आपकी नॉर्मल थी, बट उसके एक्स्ट्रा कितनी एयर अंदर आप लेके जा सकते हो। लाइक अगर मैं नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रही हूँ लाइक दिस, ये मेरी नॉर्मल है, बट अब मैं फोर्सिबली कर रही हूँ तो ये मैं एक्स्ट्रा अंदर लेके जा रही हूँ, तो जो एक्स्ट्रा आप फोर्स अपने खुद को फोर्स करके अंदर लेके जा रहे हो वो कितनी आएगी, तो दैट इज़ एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर फोर्सिबली इंस्पिरेशन, दैट एवरेज जो आपकी वॉल्यूम आती है दैट इज़ योर 2500 से लेके 3000 ml तक, ठीक है। 25 से लेके 3000 ml तक आती है। देन आती है आपकी, ये देखो अब ये इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम थी, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द IRV, तो यही टर्म्स आपको याद रखनी है। उसके बाद आपकी आती है एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी, अब देखो इंस्पिरेशन वाली हो गई कि आपने फोर्सिबली अंदर लेके गए, अब एक्सपिरेशन में फोर्सिबली बाहर भी लेके जाओगे। अगर मैं अंदर लेके गई थी तो इसको अब फोर्सिबली आपने एक्सपायर भी करना है, तो दैट फोर्सिबली हमने एक्सपायर किया तो उसमें कितनी एयर आपने एक्स्ट्रा बाहर निकाली, तो दैट इज़ एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर फोर्सिबली एक्सपिरेशन, एंड दैट एवरेज वॉल्यूम इज़ 1000 से लेके 1100 ml तक, ठीक है। 1000 से लेके, तो देखो ज़्यादा जो अंदर आप ज़्यादा लेके जा सकते हो, देखो अंदर वाली जो वैल्यूम है वो ज़्यादा है वॉल्यूम, ठीक है, सॉरी वैल्यू, तो इट्स 2500 से लेके 3000 पर ml तक है। लेकिन वही अगर आप एक्सपिरेशन में देखो तो इट्स ओनली 1000 से लेके 1100 ml तक है। तो इसका मतलब कि आप इंस्पायर ज़्यादा कर रहे हो फोर्सिबली, उस टाइम पे आपकी एयर जो है वो ज़्यादा अंदर आ रही है, बट जब आप एक्सपायर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी एयर आपकी अंदर रिजर्व रह जाती है और उसमें से आधी एयर ही बाहर आ पाती है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि रिजर्व एयर क्या है, ठीक है। तो मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहती हूँ जो कि शायद मैंने इसमें किया भी नहीं है ऐड, सो कोई नहीं, वो हम ऐड कर लेंगे बाद में, तो कोई नहीं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी उसको पूरी अच्छे से, वहाँ उस ग्राफ से आप अच्छे से समझ लोगे कि क्या एक्चुअली में ये एयर्स वगैरह होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है रेजिड्यूल वॉल्यूम। रेजिड्यूल वॉल्यूम में जो आपकी आती है कि रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप एयर को बाहर निकाल रहे हो तो उतनी एयर बाहर निकल नहीं रही है जितनी आप अंदर लेके गए थे, तो थोड़ी थोड़ी एयर जो है वो आपकी अंदर ही रह गई है कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं मीन्स लंग्स में, तो वो थोड़ी एयर आपकी अंदर ही रह गई है, तो प्रॉपर पूरी एयर बाहर नहीं निकली है, तो वो आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम हो गया, ठीक है। रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स,
आफ्टर फोर्सिबली एक्सपिरेशन, आपने फोर्सिबली एक्सपिरेशन भी किया फिर भी थोड़ी एयर अंदर ही रह गई है, दैट इज़ नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी आपके अंदर एयर रह सकती है, दैट इज़ 1100 to 1200 ml, ठीक है, 1100 to 1200 ml। इससे पहले आती है आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इसमें हम देखेंगे कि देखो पहली तो इंस्पिरेटरी मतलब इंस्पिरेशन कर रहे हो आप, एयर को अंदर लेके जा रहे हो, इसमें आएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। देखो मैंने नॉर्मल एक्सपिरेशन की, उसके बाद मैंने इंस्पिरेशन की, तो उसमें कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर आपकी अंदर आएगी, इसको हम बोलते हैं क्या, इसमें अब देखो क्या क्या आ सकता है। उन्होंने बोला टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर, इंस्पायर के अंदर आपकी कौन सी आ सकती है, इंस्पायर के अंदर आपकी आ सकती है टाइडल वॉल्यूम। क्यों, देखो यहाँ पे हमने बोला था इंस्पायर, इंस्पायर हुआ है वो भी नॉर्मल, नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहा है बंदा, तो उस केस में हम इसको यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम के अंदर हम इंस्पिरेशन कैपेसिटी में काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो नॉर्मल इंस्पायर कर रहा है। तो नॉर्मल इंस्पायर एंड एक्सपायर हमने एक ही पढ़ा था, दैट्स वॉल्यूम इज़ 500, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसीलिए टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा हमारा, ये कैपेसिटीज़ हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है इसके साथ साथ कि नॉर्मल इंस्पायर कर रहा है आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, तो हमारा IRV आ जाएगा, ठीक है। IRV इज़ योर, IRV हमारा क्या है, हमारा दैट इज़ इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। तो यहाँ पे कितनी रिजर्व्ड वॉल्यूम रहा है वो दोनों इसमें काउंट हो जाएंगे, दैट ऑल्सो आपका कंबाइन होके क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम एंड IRV। नेक्स्ट आता है आपका ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गया। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में हम क्या ले रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम और IRV, मतलब दोनों के दोनों केस में क्या है, आप इंस्पिरेशन कर रहे हो। नेक्स्ट आपका आ जाएगा क्या, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में अब क्या है, वही सेम कंसेप्ट, अब बस इंस्पिरेशन की जगह पे आपने एक्सपिरेशन कर दिया, ठीक है। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर, टोटल कितना वॉल्यूम पर्सन एक्सपायर कर रहा है आफ्टर नॉर्मल एस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, मतलब आपने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, बात को समझो, आपने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, उसके बाद कितना वॉल्यूम एक्सपायर किया, समझे, मतलब कितना आपने अंदर लेके गए, उसके बाद आपने कितना एयर ऑफ एक्सपायर किया है, ये आपका आ जाएगा टाइडल वॉल्यूम। क्योंकि टाइडल वॉल्यूम में हमने पढ़ा था नॉर्मल एक्सपिरेशन एंड नॉर्मल इंस्पिरेशन दोनों, और फिर उसके साथ साथ आपका क्या आ जाएगा, ERV, दैट मीन्स योर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, कि आपका एक्सपायर करने के बाद टोटल वॉल्यूम आपने एक्सपायर किया, उसके बाद आपका कितना वॉल्यूम रिजर्व रह रहा है। देखो यार मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या किया, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। सबसे पहले आपने एयर जो थी उसको आपने अपनी बॉडी के अंदर लिया, लाइक आपने नॉर्मल इंस्पिरेशन की, ठीक है। तो जब आप नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहे हो तो जैसे मान लो कि इतना वॉल्यूम ऑफ एयर आपके अंदर आया, ठीक है, ये आपका इंस्पिरेशन के टाइम का है। उसके बाद आपने क्या किया, एक्सपायर की, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर, मतलब मान लो कि एक्सपायर के केस में हमने सिर्फ वॉल्यूम इतना ही एयर का बाहर निकाला, ठीक है, इतना वॉल्यूम एयर का क्या है, बाहर निकाला। दैट मीन्स कि यहाँ अगर हम देखें तो ये वॉल्यूम जो है एयर का ये तो रिजर्व्ड रह गया है ना, ये वॉल्यूम एयर का क्या है, रिजर्व्ड रह गया, ये लंग्स के अंदर ही है, ये बाहर नहीं निकला, इतना ही वॉल्यूम आपका बाहर निकला है, ये वाला वॉल्यूम जो है वो एयर का वो अंदर ही है। दैट मीन्स कि आपका ये तो टाइडल वॉल्यूम आ गया, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम आ गया जो आपने नॉर्मल एक्सपायर किया था, या फिर कह लो कि नॉर्मल इंस्पिरेशन की थी जब, और ये जो आपका रिजर्व वॉल्यूम है आफ्टर एक्सपिरेशन है, तो हम इसको बोलेंगे क्या, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको, मैं एक चार्ट है, एक ग्राफ है, वो मैंने अभी एडअप नहीं किया इसमें, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही पूरा समझेंगे, मैं वो कल करवा दूँगी, तो उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या कैसे होता है, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MBBS के फर्स्ट ईयर में भी करवाया जाता है, इसीलिए शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शनल रेजिडुअल
एक मिनट, FRC में आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद भी आपका कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में रह रहा है, ठीक है। इट्स ERV एंड इट्स RV, ठीक है। उसके बाद आपका आता है वाइटल कैपेसिटीज़। वाइटल कैपेसिटीज़ का इट्स ऑल्सो VC। तो इसमें क्या है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन। अब आपने एकदम फोर्स्ड एक्सपिरेशन की है, उसके बाद भी कितना वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन ब्रीथ कर सकता है उसके साथ, ठीक है। तो इट्स ERV प्लस TV प्लस IRV, ठीक है। ERV TV प्लस IRV। उसके बाद आपका आता है टोटल लंग कैपेसिटी। जितनी भी लंग्स की कैपेसिटी है वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स, कितना, अब इन सबको मिला के देखो तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है आपके लंग्स में रिजर्व रहता है या फिर एकोमोडेटेड रहता है, ठीक है। तो लंग्स में देखा जाए एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद आपके अंदर कितना एयर ऑफ वॉल्यूम रहता है, RV प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV, सारे के सारे इसमें आ जाएंगे विद ऑल्सो वाइटल कैपेसिटी एंड योर रेजिड्यूल वॉल्यूम्स, ठीक है। डन। तो ये आपका टॉपिक जो है वो क्या हो गया है, डन हो गया है। अब जो नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो कौन से टॉपिक पे होते हैं, वो होते हैं आपके मोस्टली कि कितनी कंसंट्रेशन, कितनी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन CO2 डिज़ोल्व हो रही है या फिर आपकी ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है। और कौन से मीडियम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है। वैसे तो सबका मीडियम एक ही है, वो है हमारा क्या, ब्लड। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब ये कि जो गैसेस आप अंदर लेके जा रहे हो, ऑक्सीजन है, सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर नहीं लेके जाते आप, उसके साथ साथ हमारे बाहर एटमॉस्फेयर में, एयर में और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं। हम उन सब गैसेस को अंदर लेके जाते हैं, बस उनमें से जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए दैट इज़ योर ऑक्सीजन। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जो गैसेस हम अंदर लेके जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, नोज से जाएंगे, फिर ट्रैक किया, फिर आपके लंग्स में आपका जो होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई आर वेरी थिन। इसका थिन होने का रीज़न एक है क्योंकि इसमें से गैसेस का एक्सचेंज होना होता है, ठीक है। इसका थिन होने का रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें से गैसेस का एक्सचेंज होना होता है। अगर ये थिन नहीं होगा तो गैसेस का एक्सचेंज जो है वो नहीं हो पाएगा अच्छे से, इसलिए इसकी मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा थिन होती है। तो सबसे प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज योर एल्वियोलाई, ठीक है। और ब्लड एंड टिश्यूज़ में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है क्योंकि ब्लड लेके जाता है, फिर वो टिश्यूज़ को देता है, फिर टिश्यूज़ से वापस ब्लड में आती हैं गैसेस। बट प्राइमरी साइट जो है वो आपकी एल्वियोलाई है। रिमेंबर दैट योर प्राइमरी साइट इज एल्वियोलाई, बट ब्लड एंड टिश्यूज़ आर ऑल्सो द साइट ऑफ जहाँ पे आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ऑक्सीजन एंड CO2 आर एक्सचेंज बाय दीज साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। और ये एल्वियोलाई से एंड ब्लड एंड टिश्यूज़ में से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है ये बहुत ही सिंपल से मेथड से होता है, सिंपल डिफ्यूजन से ही हो जाता है। ज़्यादा आपको यहाँ पे डिफ्यूजन मीन्स कि यार आपको यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, किसी भी टाइप की एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसमें सिंपल डिफ्यूजन हो रही है बस, ठीक है। और ये डिफ्यूजन नॉर्मली अगर यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो कोई ना कोई चीज़ तो होगी ना जिसकी वजह से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। तो वो चीज़ ये है कि ये बेस्ड है प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। मतलब बाहर से देखो, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का प्रेशर, अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है। तो वो जब अंदर आती है हमारे तो एल्वियोलाई पे एक ग्रेडियंट बनाती हैं। मतलब क्या कर सकते हैं हम कि एक ग्रेडियंट
बनाती हैं, तो उसकी वजह से आपकी ऑक्सीजन अंदर जाके यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाती है, मतलब डिफ्यूज़ हो जाती है। इसी तरीके से CO2 जो है, CO2 आपकी बॉडी में, आपके सेल्स में, टिश्यूज़ में ज़्यादा है, तो टिश्यूज़ में ज़्यादा होने की वजह से ये यहाँ से बाहर जाना चाहती है। जिस तरफ देखो, हमेशा ऐसे होता है, पानी ज़्यादा से कम की तरफ बहता है, क्या आई थिंक सो। तो आपकी जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन अगर बाहर ज़्यादा है तो वो कम की तरफ जाएगी, ठीक है, जहाँ पे कम है उस तरफ जाएगी। तो बॉडी में क्या है, वो कम है, तो इसीलिए वो डिफ्यूज़ हो रही है थ्रू दी एल्वियोलाई। इसी तरीके से आपकी है CO2, CO2 ज़्यादा है बॉडी में, तो वो जाएगी आपकी कहाँ, बाहर जाना चाहेगी, क्योंकि बाहर गैसेस कम है, CO2 कम है, तो वो जाएगी कि वो बाहर चली जाए, तो इसीलिए वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। एटमॉस्फेयर में क्या है, कम, तो वो वहाँ पे चली जाती है। तो यहाँ पे प्रेशर, एक कंसंट्रेशन वेरी कर रही है उनकी, मतलब अगर ये चीज़ इक्वल हो जाए एटमॉस्फेयर में, मान लो ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में और आपका लंग्स में, मतलब आपकी बॉडी में इक्वल हो जाए, तो आपकी ये डिफ्यूजन नहीं हो पाएगी। इसीलिए अगर ये प्रेशर एंड कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट है, ये डिफरेंस है, तभी ये चीज़ हो पा रही है, अदरवाइज़ ये नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऑल्सो अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक कि अफेक्ट करते हैं इस चीज़ को, जैसे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। गैसेस जितनी ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं, सॉल्युबल होंगी, वो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होगी, ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ होंगी। उसके बाद जो आपका एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन जितनी ज़्यादा थिन होगी, वो उतनी ही ज़्यादा, थिन मीन्स जितनी ज़्यादा पतली होगी, वो उतनी ही ज़्यादा जल्दी ट्रांसपोर्ट हो सकती है गैसेस। अगर ये मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, मेम्ब्रेन आपकी थिक होने लग जाएगी, तो ये गैसेस का ट्रांसपोर्ट होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ी टफ हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसमें आपके एल्वियोलाई में डेपोजिशंस होने लग जाती हैं कोई डिजीज़ में, तो उस केस में आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस का वो कम हो जाता है, ठीक है। सो important factor affect the rate of diffusion, that is your solubility of gases and thickness of membrane, that's all too. Then mixture of gases, देखो अब मैंने आपको जैसे बताया कि अब हम बात करें व्हाट इज़ पार्शियल प्रेशर। तो जैसे बाहर एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, उन इतनी सारी मिक्सचर ऑफ गैसेस में से अगर हम एक गैस को देखें, जैसे कि हम ऑक्सीजन को देखें, तो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर चेक करने के लिए हम उसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसेस में से सिर्फ एक गैस को निकाल के आप अगर उसका प्रेशर चेक करना चाहते हो, तो आप उसको बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन का भी हो सकता है, ये CO2 का भी हो सकता है। इसको हम लिखेंगे PO2 एंड PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये जो टेबल है ये NCERT से ही मैंने लिखा हुआ है पूरा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होगा कि आपकी हम यहाँ पे ग्रेडियंट चेक करेंगे, कहाँ पे हाउ द ऑक्सीजन कैन फ्लो इन आवर बॉडी, लाइक थ्रू द लंग्स, देन हमारे ब्लड में जाती है, देन तो ऑब्वियस है वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर का डिफरेंस है, इसीलिए कुछ ग्रेडियंट का डिफरेंस है, इसीलिए वो ऐसे जा रही है। इसी तरीके से CO2 कैसे बाहर आती है, तो इसमें हम देखेंगे कि प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि रेस्पिरेटरी गैसेस हमारे पास दो हैं, ऑक्सीजन एंड CO2 है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर हम एटमॉस्फेयर एयर में देखें तो दैट्स ऑलमोस्ट 159 की रेंज में ऑक्सीजन होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। अब एटमॉस्फेयर में इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन है और यहाँ टिश्यूज़ में देखो, टिश्यूज़ में जस्ट 40, तो ऑब्वियस है 159 से 40 तक तो वो अपने आप ही आती रहेगी ना, अपने आप ऊपर से नीचे गिरेगी, है ना। ऊपर से नीचे गिरने का मतलब कि एक हाई रेंज से 159 से 40 तक तो वो अपने आप ही डिफ्यूज़ हो जाएगी इजीली। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की जो अगर एटमॉस्फेयर एयर में 159 है, जैसे जैसे वो एल्वियोलाई में आती है, एल्वियोलाई में हो जाती है 104, एल्वियोलाई में भी कम है, तो ये हमने देखना है कि वो कम ही होती है, ठीक है। तो एल्वियोलाई में क्या है, एल्वियोलाई में भी कम होती है, तो ये आ जाएगी 159 से 154 की तरफ। अरे यार ये क्या होगा,
159 से 154 की तरफ, ठीक है। 159 से आ गई आपकी 154 के अंदर, वहाँ से आ गई आपकी। अब ब्लड इज़ डीऑक्सीजनेटेड, ब्लड है आपका डीऑक्सीजनेटेड, दैट मीन्स कि ये उस ब्लड की बात की जा रही है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ये है वो ब्लड जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है। डीऑक्सीजनेटेड है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। डी मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एंड ऑक्सीजनेटेड होगा जिसमें बहुत सारी ऑक्सीजन है। तो ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ जाएगी, वहाँ पे क्या होगा, रेंज है इसकी 40। तो ऑब्वियस है 159 से कम में गई 104, 104 से ये फर्दर जाएगी 40 पे। अब फर्दर क्या है, ये 95 बढ़ गया। मतलब ये बढ़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हम उस ब्लड की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारी ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, वहाँ पे यहाँ तक आ गई है। तो अब यहाँ पे सब ऑक्सीजन इकट्ठी हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी, इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाएगी, इस ब्लड में ऑलरेडी ऑक्सीजन है। तो यहाँ से ये चली जाएगी किसमें, टिश्यूज़ में, से नीचे 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 आती रही है। ये ग्रेडियंट डिपेंड करता है, ये ग्रेडियंट आपको याद भी रखना पड़ेगा, एल्वियोलाई में कितना है, एटमॉस्फेयर में कितना है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा CO2 इसी रिवर्सिबल मेथड में चलता है। जैसे कि एटमॉस्फेयर एयर में ये होता है 0.3, देन आपका एल्वियोलाई में ये बढ़ जाता है, आपको चलना है 0.3 है, 0.3 से ये बढ़ जाता है 40, देन आपका होता है 45, देन ये फिर से कम होने लग जाता है 40, सॉरी, ये रिवर्सिबल मेथड में चलता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि CO2 को अब इस तरफ चलना है, ठीक है। CO2 को अब इस तरफ चलना है, इसको तो टिश्यू से एटमॉस्फेयर एयर में जाना है। तो यहाँ पे जाएगा आपका, टिश्यूज़ में ये 40 होता है, 40 से कम की तरफ जाएगा 45 है होता है, 45 से ये जाएगा कम की तरफ 40 की तरफ, ठीक है। 40 से फिर से क्योंकि ये ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड है, तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपकी ऑक्सीजन तो कम है लेकिन CO2 कम नहीं है, CO2 फुल है, तो इसीलिए यहाँ पे ये रेंज जो है वो बढ़ जाती है। फर्दर ये जाएगा आपका एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई में भी ये कम होते हैं 40, एंड फर्दर एटमॉस्फेयर में ये होता है 0.3। समझ आ गया, ठीक है। तो ये सेम NCERT का चार्ट है। NCERT का डायग्राम देखना बहुत ज़रूरी है। रीज़न कि कभी कभी एग्ज़ाम्स में सीधी डायग्राम आ जाती है एंड 1 2 3 ऑप्शन दी होती हैं कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। इसमें भी सेम है, अगर आप इंस्पायर कर रहे हो तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, देन आपका CO2 का कितना है, देन आपकी जो ऑक्सीजन है, एक मिनट, इन्होंने कुछ गलत दिखाया गया है क्या? तो एक्चुअली में इन्होंने ये एरोस गलत दिए हुए हैं इस डायग्राम में। तो ये ऐसे होगा, ऑक्सीजन अंदर आ रही है एंड CO2 आपकी बाहर जा रही है, ठीक है। ऑक्सीजन अंदर आ रही है, CO2 बाहर जा रही है। मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। ये सेम मेथड है, आपको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि एटमॉस्फेयर में ये जाती है एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से ब्लड में, ब्लड से टिश्यू से सेल में ऑक्सीजन जाती है। देन आपकी वहाँ से सेल से निकलती है CO2 वापस जाती है टिश्यूज़ में, टिश्यू से ब्लड में से एल्वियोलाई में, एंड फर्दर आपके एटमॉस्फेयर में। अब बात करते हैं कि जो हमारी CO2 होती है ना, CO2 की सॉल्युबिलिटी 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो आप ये याद रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पे बहुत सारे MCQs बने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ये वैल्यू है एक सिंपल सी 20 से 25 की रेंज आपने याद रखनी है। CO2 आर मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन। देन आता है आपका अमाउंट ऑफ CO2 कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसके लिए मैंने डायरेक्ट NCERT की लाइन उठाई है क्योंकि ये डायरेक्ट NCERT की लाइन जो है वो आती है। तो इसमें लिखा गया है कि अमाउंट ऑफ CO2, कितनी अमाउंट ऑफ CO2 कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। जो हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है एल्वियोलाई की, वहाँ से कितनी अमाउंट ऑफ CO2 जो है वो डिफ्यूज़ कर सकती है, ठीक है, डिफ्यूज़ कर सकती है पर यूनिट डिफरेंस
इन पार्शियल प्रेशर इज़ मच हायर कंपेयर टू ऑक्सीजन, उसके पर यूनिट डिफरेंस में, तो इसीलिए हम कहते हैं कि उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये डायरेक्ट लाइन आपको याद रखनी है। आपको डायरेक्ट जो लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते हैं उसमें असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है ये। नेक्स्ट है आपका डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है आपकी वो ऑलमोस्ट 3 मेन लेयर से बनी होती है, 3 मेजर लेयर्स होती हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की। अगर हम एल्वियोलाई को देखते हैं, यहाँ पे मैंने शो की गई है ये डायग्राम एनसीईआरटी के। अगर आप देखो इस एल्वियोलाई को, ये एल्वियोलाई की एक तो इसकी खुद की लेयर है ये वाली, इस पे एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर क्या है आपकी, थिन स्क्यूमस एपिथेलियम। पहली बात आप याद रखना कि जहाँ से भी डिफ्यूजन हो रही है वहाँ पे स्क्यूमस एपिथेलियम ही होता है, ये एल्वियोलाई का। दूसरा आपकी एंडोथेलियम, एल्वियोलर कैपिलरीज। एंडोथेलियम आगे ये जो आपकी एल्वियोलाई के अराउंड एक ब्लड वेसल जा रही है, कैपिलरी जा रही है, इसकी ये लेयर, ठीक है, या कि आपकी एंडोथेलियम जो लेयर है वो है कैपिलरी की। और पहली लेयर ये होगी, दूसरी लेयर ये होगी, तीसरी इसके बीच में ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट सब्सटेंस है, ये होगी। तो ये तीनों मिलके क्या है आपकी पूरी की पूरी एल्वियोलाई की 3 मेजर लेयर्स बनाती हैं, जहाँ से CO2 एंड ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ होती है। और टोटल थिकनेस इसकी जो होती है वो लेस देन मिलीमीटर्स होती है, ठीक है, लेस देन मिलीमीटर्स होती है। तो आप सोच लो कितनी कम थिकनेस होती है। देन आता है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए हमें मीडियम चाहिए होता है ब्लड, जहाँ से ऑक्सीजन एंड CO2 दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे पास 97% जो ऑक्सीजन है वो तो जो हमारे RBC होते हैं, जो हमारे इराइथ्रोसाइट मतलब RBC रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट होते हैं आपकी 97%, ठीक है। ऑक्सीजन RBC के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है इन द ब्लड। बाकी बची जो 3% है वो आपकी जो बचा हुआ प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व हो जाती है विद द हेल्प ऑफ डिजॉल्व स्टेट, फिर ये ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। 2 ही चीज़ें हैं, एक तो CO2, एक तो आपका RBC के थ्रू जा रहा है 97, और दूसरा आपका 3% बचा है जो वो आपका जा रहा है प्लाज्मा के थ्रू। नेक्स्ट आता है आपका CO2। CO2 की बात करें तो इसमें 20 से 25% तो आपकी जाती है RBC के थ्रू। इसमें याद रखना कि ज़्यादा ये जा रही है आपकी किससे, बाइकार्बोनेट आयन से, ठीक है। तो इसमें 70% तो आपकी जाती है कैरिड बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट इसको कैरी करता है 70% को, मतलब बाइकार्बोनेट की आयन के हेल्प के साथ ये ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हो रही है, बट RBC में ये कम ट्रांसपोर्ट होती है, इट जस्ट 20 से 25%। देन आता है आपका जो बची हुई 7% है वो आपकी चली जाती है डिजॉल्व फॉर्म में थ्रू दी प्लाज्मा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपना ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट में करेंगे एंड इट्स ऑल डन। तो if you like it then do subscribe the channel and like and share also with your friends, and you have any doubt you can ask me in my telegram channel, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड रिमेंबर दैट कि चैप्टर को कंप्लीट करते ही हम करेंगे इसके PYQs एंड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इनसे। उसके बाद हम करेंगे इसकी इम्पॉर्टेंट NCERT हाईलाइट्स लाइंस, जिससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।